हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। और आज के चैप्टर का नाम रहेगा शरीर में गति, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसपे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बस मुझे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, उसमें अलग अलग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो जो मूवमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकोमोशन और एक मूवमेंट, हम सिंपली उसको बोलते हैं। तो लोकोमोशन में क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम, तो ये क्या होता है अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें जानना है, जैसे डिस्टेंस कवर करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए हैं, तो उसमें हमने एक प्लेस को चेंज किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे हैं तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं। और जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको बोला जाता है मूवमेंट, सिंपली मूवमेंट उसको बोला जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मानव का शरीर होता है वो हड्डियों का बना हुआ होता है। और ये जो हड्डियों का बना हुआ शरीर होता है, जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है। स्केलेटन सिस्टम ही हमें गति में, चलना, उठना, बैठना, इन सब में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो हमारा शरीर होता है उसको एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करवाता है, यानी उसकी जो डेफिनेट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जो संरचना हम अपनी बॉडी की देखते हैं, तो वो भी हमें किससे मिलती है, स्केलेटन सिस्टम से मिलती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है अस्थि मज्जा का निर्माण करना। जो हमारी लंबी बोन होती है, जो लॉन्ग बोन होती है ना, हड्डियां होती है लंबी, उनके अंदर जो अंदर से वो खोखली होती है और उन्हीं के अंदर बनता है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मेरो बोला जाता है। और बोन मेरो से ही रुधिर का निर्माण होता है, यानी जो ब्लड बनता है वो बोन मेरो से ही बनता है। ये बोन मेरो पाया जाता है हड्डियों के बीच में। तो ये भी हड्डियों का काम होता है, स्केलेटन सिस्टम का काम होता है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा के साथ साथ उनको सपोर्ट भी देता है। तो एक इम्पोर्टेंट होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। अब हम देख लेते हैं कितने टाइप का होता है और कौन कौन सी इसके अंदर हड्डियां होती हैं जो मिलकर के ये स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारे दो टाइप का होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्जो स्केलेटन, यानी बाह्य कंकाल तंत्र, और एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें क्या होता है, भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जो भ्रूण का, हमें पता है जो भ्रूण होता है हमारा एम्ब्रियो होता है, जब डेवलप होता है तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन लेयर होते हैं उसके। सबसे बाहर का होता है उसको एक्टोडर्म बोला जाता है, बीच का होता है उसको मीजोडर्म बोला जाता है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। और इन्हीं से जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, सारे पार्ट इन्हीं लेयर से बनते हैं। तो अगर हम बात करें जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है तो वो बनता है एक्टोडर्म या फिर मीजोडर्म। अगर ऑप्शन में एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म करेंगे, अगर मीजोडर्म है तो मीजोडर्म करेंगे। तो इन दोनों से क्या होता है, जो भ्रूण का बाह्य कंकाल होता है वो बनता है। जो बाह्य कंकाल होता है वो मृत होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या होता है, मृत होता है, ये इन डेड होता है, डेड कंडीशन में मिलता है। जो बाह्य कंकाल होता है उसका काम क्या होता है, ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, यानी जो हमारे अंदर वाले पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर पाया जाता है और उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। और इनमें उदाहरण याद रखने हैं हमें, उदाहरण जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाह्य कंकाल के जो बाह्य कंकाल है उसके उदाहरण है, तो उसमें एक तो जो मछलियों के सल्क पाए जाते हैं, चिड़ियों के जो पंख होते हैं, और जो यहाँ पे स्तनधारी में जो बाल होते हैं या फिर नाखून होते हैं, और जो पशु पशु होते हैं हमारे गाय भैंस, उनमें जो सींग होते हैं, तो वो भी क्या होता है, बाह्य कंकाल का ही एक एग्जाम्पल होता है। तो ये एग्जाम्पल जरूर हमें ध्यान रखने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतः कंकाल की। तो अंतः कंकाल जो होता है उसकी उत्पत्ति मीजोरम से हुई। यहाँ देखो सिंगल आएगा मीजोरम, वहाँ दोनों आ सकते हैं।
तो यहाँ पे जो अंतःकंकाल तंत्र बनता है वो मीजोडर्म से बनता है, भ्रूण की जो बीच वाली लेयर होती है उससे बनता है। संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो इसको अंतःकंकाल को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। यानी जो हमारा अंतःकंकाल है उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली होती है हमारी अस्थि, यानी जो हड्डियां होती हैं वो कंकाल बनाती हैं। तो अस्थि एक ठोस कठोर मजबूत एक संयोजी ऊतक होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, जैसे हमारा ब्लड करता है। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये यहाँ पे हमारी क्या होती है, सॉलिड होती हैं, ठोस कठोर और मजबूत होती हैं। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि ये जो कठोर हैं हमारी हड्डियां वो कैसे बनती है, तो इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट पाए जाते हैं, उन्हीं से ये क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। अस्थि के चारों तरफ उपस्थित जो संयोजी ऊतक के आवरण को हम बोलते हैं पेरिस्टोयम, यानी परिअस्थिक, यानी जो इसके ऊपर का जो लेयर होता है, जो संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है हड्डियों के ऊपर, तो उसी को बोला जाता है पेरियोस्टम या फिर परिअस्थिक। अस्थि के ऊपर है तो परिअस्थिक, ये देख लेंगे चारों तरफ पाया जाता है इसके। अस्थि के मध्य पाई जाने वाली जो खोखली गुहा होती है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ से, यानी इसके अंदर कैविटी होती है और जिसको मैरो कैविटी बोलते हैं, और इसी मैरो कैविटी में बनता है बोन मैरो, जिससे क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो विकास के आधार पर अस्थियां, अब अस्थियों को भी हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग दो पार्ट में, किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है उसके आधार पर हम बात करें तो हमारी जो अस्थियां होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली अस्थि होती है काला जात अस्थि, जिसको इन्वेस्टिंग बोन बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग बोन क्या होता है, संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है, ये याद रखना। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना उसी की झिल्लियों से बनती है हमारी इन्वेस्टिंग बोन, इसको कला जात बोन बोला जाता है। और ये एग्जाम्पल हमें ध्यान रखनी, खोपड़ी की जो जितनी भी हमारी अस्थियां होती हैं वो सारी बनती हैं जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी झिल्लियों से बनती है, और इसको हम बोलते हैं कालाजात अस्थि। सेकंड हमारी होती है उपास्थि, या फिर इसको हम उपास्थि जात अस्थियां, यानी कार्टिलेज बोन, तो कार्टिलेज से बनेगी, है ना। इस प्रकार की अस्थियां भ्रूण की उपास्थि के स्थान पर बनती है, यानी कार्टिलेज जो होता है ना उसकी जगह पे जो हड्डियां बन जाती हैं वो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उपास्थि जात अस्थियां, कार्टिलेज बोन बोल देते हैं। तो बोन हमारी दो टाइप की रहेंगी, इन्वेस्टिंग बोन और कार्टिलेज बोन। जो कार्टिलेज बोन है वो कहाँ पाई जाती है, कशेरु की दंड, यानी जो हमारी मेरु रज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी, वहाँ पाई जाती है हमारी जो उपास्थि जात अस्थियाँ होती हैं। और पैरों की जो अस्थियाँ होती हैं वो भी इसी टाइप की अस्थियाँ होती है, तो दोनों याद रखेंगे। इन्वेस्टिंग बोन हमारी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है, और जो कार्टिलेज बोन रहेगी वो कशेरु की दंड और मैरू जो पैरों की अस्थियां हैं वहाँ पाई जाती हैं। तो एक तो था हमारा अस्थि, और दूसरा टाइप होता है उसका उपास्थि, यानी जो अंतः कंकाल होता है उसका फर्स्ट टाइप था अस्थि। अस्थि को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था। दूसरा पार्ट है हमारा उपास्थि। तो उपास्थि क्या होती है, इसको कार्टिलेज बोला जाता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है, यानी जो कंकाल की कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कंकाल के, उसी से हमारा क्या बनता है, कार्टिलेज बनता है। ये अर्ध ठोस होता है, ये ध्यान रखना, लचीला होता है, यानी जो हड्डी थी वो सॉलिड थी, बिल्कुल ठोस थी, मजबूत थी, लेकिन ये क्या होता है, पूरी तरह से मजबूत नहीं होता। इसीलिए जो कार्टिलेज होता है वो अर्ध ठोस होता है, लचीला होता है, यानी हम इसको मोड़ सकते हैं, तो इसमें लचीलापन होता है। और ये किसकी वजह से आता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स का होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन से बना जो मैट्रिक्स होता है उससे बनती है हमारी कार्टिलेज। और इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होती है, हम इसको मोड़ तोड़ सकते हैं, और अर्ध ठोस होती है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके बीच बीच में छोटी छोटी थैलियाँ जैसी लैक्यूनी होती हैं, थैलियाँ सी बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूनी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को, ये ध्यान रखना है, उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है, पेरिकांड्रियम बोला जाता है। पेरिकांड्रियम जो क्या होती है, उपास्थि के चारों तरफ पाई जाती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब ये जो कार्टिलेज है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, तो एक तो जो मानव का जो हमारा कान होता है
कान आपको पता है हम उसको मोड़ तोड़ सकते हैं, सॉफ्ट होता है, तो वो किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से। और एक हमारे नाक का जो आगे वाला पार्ट होता है जिसको हम ऐसे दबा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और जो हमारी हड्डियों के बीच में बोन पाए, जो जोड़ पाया जाता है ना, दो हड्डियों को जोड़ने के लिए एक बीच में जोड़ पाया जाता है, तो वहाँ पे भी कार्टिलेज हमें मिलता है। तो कार्टिलेज से कहाँ मिलता है ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मनुष्य का कंकाल तंत्र, यानी जो हमारे अंदर का जो कंकाल तंत्र होता है मनुष्य के अंदर का, तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य का कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो 206 हड्डियां, टोटल हमारी 206 हड्डियां पाई जाती हैं। उपास्थियां, कर्ण, पलक, यानी जो कार्टिलेज होती है उससे क्या बना हुआ होता है, जो कर्ण पल पल जिसको बोलते हैं ना, एयर पिना, यानी जो बाहर वाला कान होता है, कान के छिद्र के ऊपर की जो संरचना होती है वो पाई जाती है, वो बनती है उपास्थि से। नासिका का जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है नाक का, वो भी उपास्थि से बनता है। जो कंठ होता है, श्वास नली, वहाँ भी उपास्थि पाई जाती है। और जो संधि स्थल होते हैं, यानी जो हड्डियों को जोड़ने के जो स्थल होते हैं, वहाँ पे भी हमारी कार्टिलेज पाई जाती है। पसलियों के सिरों पे भी कार्टिलेज पाई जाती है, इसीलिए हम उसको ऐसे दबा सकते हैं पसलियों को। अब जो हमारा कंकाल तंत्र होता है तो वो दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सीय कंकाल। तो एक्सीय कंकाल जो होता है वो एक्जियल स्केलेटन होता है, शरीर का मुख्य एक्स बनाने वाला कंकाल अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है। यानी शरीर का जो मुख्य एक्स बनाएगा वही क्या होता है, अक्षीय कंकाल होता है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो जो अक्षीय कंकाल होता है उसके अंदर एक तो खोपड़ी आती है, एक कशेरु की दंड आता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो जितनी भी हड्डियाँ होती है वो सारी इसके अंदर आती है। वक्स की जो अस्थियाँ होती हैं, नहीं जो हमारी रिब्स वगैरह होती हैं, तो वो इसके अंदर आती है। यानी जो हमारे कमर से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें जो हड्डियां पाई जाती है वो मिलकर बनाती हैं जो अक्षीय कंकाल होता है वो। तो हम इसमें देख लेते हैं, जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें सबसे ऊपर का पार्ट होता है हमारी खोपड़ी। यहाँ से शुरू होता है, स्कल जो होता है वहाँ से शुरू होती है हमारी बॉडी, अगर हम ऊपर से बात करें जो अक्षीय कंकाल होता है वहाँ से। खोपड़ी की बात करें, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 22 अस्थियां पाई जाएंगी, और 22 अस्थियां तो हमारी खोपड़ी के अंदर होती हैं। और एक कान में होती है 3 हड्डियां, एक कान में 3 हड्डियां, दोनों कान में 6 हड्डियां होती हैं। तो टोटल की अगर हम बात करें सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो वो टोटल होती हैं 28। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इनमें 8 अस्थियां जो होती हैं वो कपाल का निर्माण करती हैं, यानी जो हमारा ऊपर वाला पार्ट जो सॉलिड सा होता है, दबता भी नहीं है, इसके अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट नहीं होता, जो जो ब्रेन को सुरक्षा देता है। तो उसमें टोटल हड्डियों की बात करेंगे तो 8 हड्डियों से मिलकर के हमारा कपाल बनता है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा करता है। ये ध्यान रखना, ब्रेन इसी के अंदर होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा ब्रेन जो होता है ना सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए 8 हड्डियों का एक कपाल बनता है, उसी के अंदर होता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क जो कि सुरक्षित होता है, जिसको बाह्य चोटों से बचाने का काम करता है। ये सभी अस्थियां जो होती है सीवन द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ये भी ध्यान रखना है किससे जुड़ी होती है, तो एक सीवन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा जो शेष 14 अस्थियां होती हैं, यानी 8 तो हमारी हो गई किसके अंदर, कपाल के अंदर, और जो 14 अस्थियां बची हमारी वो क्या होती हैं, वो मिलकर बनाती है हमारा जो चेहरा होता है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, चेहरे के अंदर टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 14 अस्थियां पाई जाती हैं। हमारा जो आगे का फेस होता है ना उसके अंदर 14 अस्थियां पाई जाती हैं। अब ये ध्यान रखना है, जो कान होता है मध्य कर्ण की जो अस्थियां होती हैं, तो कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। एक होता है मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि होगी तो वो कान के अंदर पाई जाती है, जिसका नाम क्या रहेगा, स्टेपीज अस्थि। शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, पाई कहाँ जाएगी, कान के अंदर पाई जाती है, मध्य कर्ण के अंदर पाई जाती है। अब जो दूसरा पार्ट होता है, एक तो हमारा क्या था, अक्षीय कंकाल था। अक्षीय कंकाल को हमने देखा था उसके अलग अलग पार्ट थे, जिसमें सबसे पहले हम देखा खोपड़ी।
खोपड़ी के अंदर टोटल 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें कान, चेहरा और हमारा कपाल, ये तीनों चीज़ें आती हैं। चेहरे के अंदर टोटल 14 अस्थियां थी, कपाल में 8 अस्थियां थी और दोनों कानों में 6 अस्थियां थी। ये नंबर इनके याद रखने हैं। दूसरा पार्ट आएगा कशेरू की दंड, यानी वर्टिब्रल जो कॉलम होता है वो भी हमारा अक्षीय कंकाल का पार्ट होता है, यह शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है, इसीलिए अक्षीय कंकाल के अंदर इसको रखा गया। धड़ को सहारा देने के लिए ये काम करता है। कशेरू की आपस में स्नायुओं द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी जो कशेरुकी होते हैं ना प्राणियां, उनके अंदर जो है वो पाया जाता है कशेरुकी दंड। तो कशेरुकी दंड जो होता है, जो इनमें जॉइंट होते हैं, तो जॉइंट जो होते हैं एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई होती है, तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें बहुत सारी हड्डियां मिलकर के रीढ़ की हड्डी बनाती है, तो वो जो हड्डियां जॉइंट करती हैं, तो वहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है उसको बोला जाता है लिगामेंट। लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। और ये तंतु में उपास्थि की गद्दियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिबल डिस्क बोला जाता है। आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उसकी डिस्क जो होती है वो खिसक जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे शरीर का नीचे वाला पार्ट होता है वो दर्द करने लग जाता है, वो काम कम करने लग जाता है। तो ये जो डिस्क पाई जाती है एक हड्डी के बीच में दूसरी हड्डी के, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं तो लिगामेंट जोड़ता है। और हमें पता है जो जॉइंट होते हैं हड्डियों के वहाँ पाया जाता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की ऐसी गद्दियाँ सी होती हैं, उसको डिस्क बोला जाता है। और यही डिस्क के खिसकने से क्या होता है, हमारे जो शरीर होता है उसके अंदर दर्द होने लग जाता है। जो पैर होते हैं उनका काम करना वो बंद कर देते हैं। कशेरू की दंड क्रम से व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित होता है। और ये ध्यान रखना, टोटल 26 जो हड्डियां होती है इसके अंदर पाई जाती हैं। कशेरू की दंड में 26 इकाइयों का बना हुआ होता है, 26 हड्डियां इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे ऊपर जो हमारी नेक के पास होती है गिरवा वाली, तो उसको बोला, उसमें पाई जाती हैं 7 हड्डियां। फिर उसके नीचे जो वक्षीय कंकाल बनाती हैं 12 हड्डियां पाई जाती हैं। कटी होती है 5। त्रिक सैक्रिमक जो होती है, यानी 3 हड्डियां मिलकर के एक हड्डी बना लेता है। और सबसे नीचे वाली जो होती है उसको अनुत्रिक बोलते हैं, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें भी ये हड्डियां जो अलग अलग हड्डियां मिलकर के एक हो जाती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब तो ये जैसे 3 है यहाँ पे, तीनों अलग अलग रहेंगी, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो तीनों जुड़ जाती हैं और एक ही हड्डी बना लेती हैं। जो 5 त्रिक सैक्रमी होते हैं और 4 अनुत्रिक होते हैं, ये एक साथ जुड़ करके क्या बना लेती हैं, एक एक हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो 5 तो जुड़कर एक बना लेती हैं, जिसको हमने त्रिक सैक्रमी बोला है। और जो 4 होती है अनुत्रिक जो होती है वो भी जुड़ करके एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से अगर टोटल की बात करें तो 26 हड्डियाँ रहेंगी ये जुड़ने के बाद। इसीलिए प्रत्येक को हम एक एक मान लेते हैं। कशेरू की दंड की जो प्रथम कशेरू की होती है उसको बोला जाता है एटलस, ये भी ध्यान रखना है। अब जो हमारा मेरुदंड होता है, मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, जिसके कशेरुका कहते हैं। यानी जो हमारा मेरुदंड है उसके अंदर जो छोटी छोटी अस्थियां होती है उनको कशेरुका बोला जाता है। इसीलिए जिसमें मेरुदंड पाई जाती है उन जीवों को कशेरुकी बोला जाता है। मेरुदंड की अगर हम बात करें तो सभी हड्डियों को काउंट करें तो उसमें टोटल 33 कशेरुका पाई जाएंगी। यानी मेरुदंड जो होता है वो 33 बोन्स छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये पार्ट था हमारा सेकंड। थर्ड रहेगा वक्स अस्थियाँ, यानी जो रिब्स वगैरह बनाती हैं, जो हमारे खोपड़ी या फिर जो चेहरे के नीचे वाला पार्ट होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं वक्स अस्थियाँ। वक्स अस्थियाँ जो होती है वक्षीय कशेरुकों से जुड़ी हुई होती हैं। 12 जोड़ी इसमें पसलियाँ, 12 जोड़ी तो इसके अंदर पसलियाँ होती हैं। रिब्स जिसको बोलते हैं, प्रत्येक पसली रिब्स जो होती है वो पतली चपटी और वक्रित संरचना होती है। प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं वो तो क्या होती है, एक अस्थि स्ट्रेनम होता है, ऐसे बीच का पार्ट, बीच की हड्डियां पाई जाती हैं और उसी से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं ये इस तरह से। तो ये बीच वाली जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेनम। तो 7 हमारी पहली 7 पसलियां तो क्या होती हैं,
स्टेनम के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं। और इन सातों पसलियों को वास्तविक रिब्स या फिर ट्रू रिब्स बोला जाता है, वास्तविक पसलियाँ बोला जाता है। और जो बाकी की 8वीं 9वीं और 10वीं ये जो पसलियाँ होती हैं, ये जोड़ी पसलियों को कूट पसलियाँ या फिर फॉल्स रिब्स बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेनम से नहीं जुड़ती। ये जैसे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, स्टेनम से नहीं जुड़ती है। 8वीं 9वीं और 10वीं। और इसके बाद जो हमारी दो पसलियाँ और बच गई, तो उनको क्या बोला जाता है, वो किसी से भी नहीं जुड़ी हुई होती। अंतिम दो जोड़ी पसलियों के अधर सिरे जो है स्टेनम या फिर अन्य किसी भी पसली से नहीं जुड़ते, तो उनको हम मुक्त पसलियाँ या फिर फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो जो 11 और 12 ये दो पसलियाँ होती है हमारी, उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, तो 11 12 नंबर की जो दो पसलियाँ होती है हमारी, उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। जो हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं, तो वो 8वीं 9वीं 10वीं होती हैं। ट्रू जो रिब्स होती हैं वो 7 जो रिब्स होती हैं हमारी 1 से 7, वो ट्रू रिब्स के अंदर आती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये पसलियाँ जो है पसलियाँ मिलकर के पिंजर बनाती हैं, रिब केज जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर हमारे बॉडी के सॉफ्ट पार्ट जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं, जिसके अंदर हार्ट है, फेफड़े हैं, श्वास नली, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सुरक्षित रहती हैं उस रिब्स केज के अंदर। जो पिंजरा बनता है, कंकाल पसलियों का जो पिंजरा बनता है, उसके अंदर ये सुरक्षित रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा कंकाल है। दूसरे कंकाल का नाम क्या रहेगा, अनुबंधी कंकाल। एक्सीय कंकाल था और दूसरा हमारा रहेगा अनुबंधी कंकाल, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है, जो कि हमारे रीढ़ के हड्डी या फिर जो कमर से नीचे वाला पार्ट होता है, हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। मनुष्य में जो अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हाथ व पैरों की अस्थियां जो होती है, वो सब मिलकर के कौन सा कंकाल बनाती है, अनुबंधी कंकाल का निर्माण करती है। तो इसके अंदर क्या आती है, एक तो अंश मेखला जिससे हाथ जुड़े हुए हैं, श्रोणि मेखला जिससे हमारे पैर जुड़े हुए हैं, और हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं, ये सारी मिलकर के क्या बना लेती हैं, अनुबंध कंकाल का निर्माण करती हैं। अब इनमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनमें आती है मेखलाएं। तो मेखलाएं क्या होती है, एक दो होती है, एक श्रोणि मेखला और एक अंश मेखला। तो मनुष्य के अग्रपाद और पश्चपाद यानी पैर और हाथ को जोड़ने के लिए, अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए मेखलाएं पाई जाती हैं। अग्रपाद की जो मेखला यानी आगे वाले पैर की, जिसको हम हाथ बोलते हैं, तो उसके अंदर जो मेखला पाई जाती है अंश मेखला होती है, और जो पैर के अंदर पाई जाती है जिसको पश्चपाद बोला जाता है, उसको श्रोणि मेखला होती है। वो श्रोणि मेखला होती है। तो अंश मेखला जो होती है उसमें ह्यूमरस जो हड्डी होती है हमारी, ह्यूमरस जिसको बोला जाता है, वो जुड़ी हुई होती है। और जो श्रोणि मेखला होती है उससे जुड़ी हुई तो फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी के अंदर भी आती है। तो पेल्विक जो ग्रिडल होता है उसके अंदर जुड़ी हुई होती है हमारी फीमर हड्डी। और जो हमारा होता है पैक्ट्रो पैक्ट्रोयल जो ग्रिड होता है, उसके अंदर होती है हमारी ह्यूमरस हड्डी। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। हाथ की जो ह्यूमरस होती है वो जुड़ती है अंश मेखला से, और जो पैर की फीमर बड़ी वाली हड्डी होती है वो जुड़ती है श्रोणि मेखला से। अब जो अंश मेखला होती है, हाथ की जो अस्थियां हैं वो कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। अंश मेखला में दोनों भाग अलग अलग होते हैं। प्रत्येक अंश मेखला दो अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक तो होती है स्केपुला और एक होती है क्लेविकल बोन, या इसको कोलर बोन भी बोला जाता है, जो हमारे गले के नीचे होती है। जो उसको वो हमारी होती है क्लेविकल बोन, और एक होती है स्केपुला। जब हाथ को पीछे आगे पीछे करते हैं तो पीछे की तरफ कोनी से पीछे एक हड्डी निकलती है, वो होती है स्केपुला। तो इन दोनों से मिलकर के हमारी अंश मेखला बनती है। क्लेविकल जो होती है कंधे की अस्थि जिसको बोलते हैं। स्केपुला एक चपटी त्रिभुजाकार चौड़ी अस्थि होती है, जो वक्ष के पृष्ठ भाग पे ऊपर की ओर निकलती है। तो ये पीछे की तरफ हमारी निकलती है, कोहनी से पीछे वो स्केपुला होती है, अंश मेखला को बनाने का काम करती है। अब हाथ में जो हमारी हस्तियाँ होती हैं, जो हड्डियाँ होती है, तो एक तो होता है कार्पल्स।
कार्पस जो कलाई की हड्डियां होती हैं, मेटाकार्पस जो कलाई से आगे की अंगुलियों से पीछे की और कलाई से आगे की जो बीच की हड्डियां होती है, हथेली की बात कर सकते हैं हम, तो उस हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पस। तथा जो अंगुलियों के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं फ्लेंजस। फ्लेंजस पाई जाती है अंगुलियों के अंदर। ह्यूमरस अस्थि अंश मेखला और रेडियस अल्ना से जुड़ी हुई होती है, यानी जो हाथ की जो आगे की अस्थियां होती है हमारी हाथ की, तो ह्यूमरस जो अंश मेखला के साथ जुड़ी हुई होती है, ह्यूमरस के साथ जुड़ी हुई होती हैं दो अस्थियां, रेडियस और एल्ना। तो जो हाथ के अंदर हमारे आगे वाले फोर आर्म्स जिसको बोलते हैं उसमें पाई जाती है रेडियस और अल्ना। रेडियस ऐसे घूमती रहती है और अल्ना जो होती है वो स्थिर रहती है। तो हाथ के अंदर भी तीन हस्तियां पाई जाती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। श्रोणी मेखला जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो श्रोणी मेखला में हमें पता है एक तो होता है एलियम, इस्चियम और फ्यूबिस। ये तीन हड्डियां हैं जो मिलकर के श्रोणी मेखला बनाती हैं। एलियम, इस्चियम और फ्यूबिस तीनों मिलकर क्या बनाती है, श्रोणी मेखला बनाती है। श्रोणी मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने का काम करती है, संधि स्थल उनको प्रदान करती है। तो जो श्रोणी मेखला होती है उससे जुड़ी हुई होती है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है शरीर की। उसके साथ जुड़े हुए होते हैं पैर की टीबिया फिबुला, यानी पैर के अंदर जो पाई जाती है फीमर, फीमर के आगे की पार्ट में रहता है टीबिया फिबुला, दो हड्डियां होती हैं ये। और आगे जो टखने में पाई जाती है उसको टोर्सल बोला जाता है, और टखने से आगे की जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको मेटाकार्पल्स बोला जाता है, और जो पैर की अंगुलियों के अंदर पाई जाती है तो उनको क्या बोला जाता है, फ्लेंजिस बोला जाता है। तो इस तरह से उनमें भी क्या होती है, अलग अलग हड्डियां होती है पैर के अंदर। और ये ध्यान रखना है जो हमारे घुटने के ऊपर जो इधर उधर हो सकता है गोल गोल सी हड्डी पाई जाती है जिसको बोला जाता है पटेला। तो ये भी ध्यान रखना है, जो घुटने में पाई जाती है उसको बोला जाता है पटेला। एक होता है कंठी का अस्थि, हायोड बोन। हायोड बोन जो होती है हमारे जो होती है गले के अंदर मुख गुहा के फर्श पे पाई जाती है। जो मेल होती है उनमें वो ज़्यादा दिखती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो ये भी हायोड बोन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हायोड बोन हमारे गले के अंदर पाई जाती है, जो मुख गुहा होती है उसके फर्श पे पाई जाती है। जो मेल में तो ज़्यादा बाहर निकली हुई होती है, फीमेल में कम निकली हुई होती है। फीमर जो होती है जांग में पाई जाने वाली अस्थि होती है, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि यानी जो सबसे ज़्यादा वजन सहन करने वाली जो अस्थि होती है तो वो होती है हमारी फीमर होती है। और पूरे शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है वो भी कौन होती है, फीमर होती है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हस्तियाँ हैं, जो हमारी बोन्स होती है उनको जोड़ने का काम कौन करते हैं, कौन कौन से जॉइंट उनमें पाए जाते हैं। जॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि जो जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी पार्ट से पूछे जाएंगे। एक हमें अस्थियों के नाम याद रखने हैं, कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है। एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है, यानी एक दूसरे के साथ उनको जोड़ना पड़ता है, और जो हमारी पेशियाँ होती है उनको भी साथ साथ काम करना पड़ता है। तो एक हड्डी से दो पेशियाँ जुड़ी हैं अगर, तो हमारी जो बोन है वो क्या कर सकती है, गति कर सकती है। एक जो पेशी होती है उसमें संकुचन होता है और एक पेशी जो पेशी होती है वो फैलती है। तो इस तरह से जो हमारी हड्डियां होती है उनमें गति देखने को मिलती है। तो अगर किसी भी अस्थि में, किसी भी बोन में हमें गति करवानी है तो उसमें दो पेशियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। अब ये किस तरह से जुड़ती हैं तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तो संधियाँ यानी जॉइंट्स, तो दो दो या अधिक अस्थियों के मध्य संपर्क स्थल को संधि कहते हैं, यानी दो अस्थियाँ जो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उसको संधि बोला जाता है। इन संधियों की उपस्थिति के कारण ही शरीर जो है हम गति कर पाते हैं, प्रचलन संभव हो पाता है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से जॉइंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जहाँ दो इससे एक दूसरे से जुड़ते हैं वो जॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम घूम पाते हैं, चल पाते हैं, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन, इन सब में क्या पाई जाती है, संधि पाई जाती है। तो जो हमारी संधियाँ होती हैं, अस्थियों की संधियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। उस अस्थि की संधि की प्रकृति गति की दिशा पर निर्भर करती है। कलाई अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो संधियाँ हमारी जो है
टाइप के बात करें तो 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। एक होती है चल संधि, यानी जिसके अंदर मूवमेंट होता है। एक होती है आंशिक चल संधि, यानी जिसके अंदर पूरी तरह से वो मूवमेंट नहीं कर पाती, पर उसमें कुछ कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है। एक होती है हमारी अचल संधि, यानी जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। तो 3 टाइप की संधियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चल संधि होती है, जिसके अंदर जो है मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो इस संधि द्वारा जुड़ी अस्थियां एक या एक अधिक दिशा में क्या कर सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती हैं। तो चल संधि, इसका मतलब इसमें गति संभव होती है। इस संधि में अस्थियों के जोड़ों पर लिगामेंट पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। तो हमारी जो चल संधि होती है उसको फर्दर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 4 प्रकार की हमारी जो है वो चल संधि होती है। पहली क्या होती है, कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो हमारी जो अंश मेखला श्रोणी मेखला के अंदर पाया जाता है। वहाँ इस तरह से गोल गोल ऐसे सॉकेट सा बना हुआ होता है, जिसके अंदर हमारी ह्यूमरस और फीमर जो है वो जाकर के फिट हो जाती हैं। इस प्रकार की अस्थियां किसी भी दिशा में, ये चारों तरफ 360 डिग्री घूम सकती हैं। और इस प्रकार की संधियां अंश मेखला जो होती है उससे ह्यूमरस के बीच में जॉइंट होता है, और जो श्रोणी मेखला और फीमर के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये ध्यान रखेंगे, दोनों श्रोणी मेखला और अंश मेखला, दोनों मेखला के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो हमारा होता है कंदुक खलिका जॉइंट। दूसरा होता है कब्जा संधि। कब्जा संधि में क्या होता है, इस प्रकार की अस्थियों में एक ही दिशा में गति कर सकता है शरीर, सिर्फ हमारी एक ही दिशा में, दूसरी दिशा में अगर हम गति करवाएंगे तो हड्डियां टूट भी सकती हैं। तो कब्जा संधि के अंदर एक दिशा में मूवमेंट होता है, जैसे हमारी जो एल्बो होती है, कोहनी के अंदर जो जॉइंट पाया जाता है, घुटने की संधि जो नी जॉइंट होता है वो, और अंगुलियों की संधि। एक तरफ हम अपनी अंगुलियों को अच्छे से गति करवा सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट नहीं करवा सकते। इसी तरह से जो कोहनी होती है वो भी एक ही तरफ गति करती है, दूसरी तरफ नहीं करती। तो एक तरफ गति जिसमें पाई जाती है वो होती है कब्जा संधि, घुटने में पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल हमें इनके जरूर ध्यान रखने हैं। एक होती है घुट्टी संधि, पाइवोट जॉइंट जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार की संधि में अस्थि एक धुरी पर घूमता है। तो ये पाया जाता है हमारी जो नेक होती है उसके अंदर पाई जाती है, जिसमें एक धुरी पे चीज़ें घूमती हैं। वैसा ग्लाइडिंग जॉइंट्स, विसर्पी संधि। विसर्पी संधि की बात करें तो इस प्रकार की जो संधि होती है वो एक दूसरे पर क्या करती है, ग्लाइड करती है, विसर्पण करती है, ऐसे घिसती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है फिर हट जाती है। इस तरह की संधि पाई जाती है विसर्पी, जिसके अंदर तो ये पाई जाती है रेडियस और अल्ना, जो हाथ की हमारी अस्थि होती हैं दोनों आगे वाली, रेडियस और अल्ना, तो इन दोनों में जो जॉइंट पाया जाता है वो पाया जाता है विसर्पी जॉइंट। टीबिया फिबुला के अंदर भी विसर्पी जॉइंट पाया जाता है, टखने की जो संधि होती है। तो इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने। अब हमारी बात आ जाती है जो आंशिक चल संधि, यानी जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संधि है, अस्थियों के मध्य थोड़ी सी गति पाई जाती है। उदाहरण के लिए श्रोणी मेखला की जो फ्यूबियस अस्थि की संधि होती है, कशेरुकाओं के बीच की जो संधि होती है वो होती है अचल संधि। यानी श्रोणी मेखला जो 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, इस इलियम, इस्चियम और फ्यूबियस, तो इनमें जो फ्यूबियस होता है ना, फ्यूबियस में इस तरह की जो आंशिक चल संधि होती है वो देखने को मिलती है, जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, थोड़ी गति पाई जाती है, वो पूरी तरह से गति नहीं कर पाता। नेक्स्ट होती है हमारी अचल संधि। अचल संधि क्या होती है, जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा। इस टाइप की जो संधियां होती हैं वो होती है हमारी अचल संधि। तो अचल संधि के एग्जाम्पल हमें ध्यान रखने, इस प्रकार की जो अस्थियां होती हैं वो स्थिर होती हैं, बिल्कुल भी गति नहीं होती। ऊपरी जबड़ा, ये ध्यान रखना, जो ऊपरी जबड़ा होता है ना वो आप देख सकते हैं, नीचे वाला जबड़ा हमारा मूवमेंट करता है, पर ऊपर वाला जबड़ा एज इट इज एक जगह ही बना हुआ है, उसमें कोई गति देखने को नहीं मिलती। दूसरा हमारी जो कपाल की अस्थियां होती हैं, ऊपर वाली जो 8 अस्थियां होती है जो कपाल बनाती हैं, स्कल हमारी बनाती है, तो उसके अंदर भी कोई जॉइंट नहीं पाया जाता। यानी जॉइंट तो होता है पर वो जॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें गति नहीं होती। ऊपरी जबड़ा और कपाल, इन दोनों में पाई जाती है अचल संधि। और भी यहाँ पे हमारी कुछ संधियां हैं।
एक होती है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि सिर और गर्दन को जोड़ने वाली संधि होती है। धुराग्र संधि बेलनाकार अस्थि पर एक छल्ले में घूमती है। इस तरह से एक बेलनाकार अस्थि होती है जिसके अंदर एक छल्ला सा होता है, तो ये इस तरह से घूमती है। 180 डिग्री पे हम अपनी जो सिर होता है, जो फेस होता है, उसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे पाई जाती है हमारी धुराग्र संधि, ये भी ध्यान रखना है। अब मानव त्वचा में एपोक्राइन क्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, यानी जो हमारे पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एपोक्राइन और क्राइन टाइप की ग्रंथियां होती है। और इसी तरह से हमारे अंदर पाई जाती है हेलोक्राइन। तो हेलोक्राइन किस में आती है, जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा चेहरे के ऊपर बहुत सारा ऑयल आ जाता है, तो वहाँ किसकी वजह से आता है, हेलोक्राइन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो सिक्रिएट करती हैं उस ऑयल को। और इनमें से मादा जो मानव होता है, एपोक्राइन प्रकार की स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, यानी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो एपोक्राइन टाइप की ग्रंथियां होती हैं। और जो हमारे श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो भी एपोक्राइन टाइप की ग्रंथियां होती हैं। जो हेलोक्राइन होती हैं वो होती है तेलीय ग्रंथियां। तो ये बहुत सारे जो साल्ट्स होते हैं ना, उस तेल के थ्रू साल्ट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अपशिष्ट जो होते हैं वो भी बाहर निकलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।